अब देखिए बच्चों, आहार नाल जिसका एक और नाम क्या होता है, पोषण नाल। ठीक है, तो मनुष्य में अंतर ग्रहण किया हुआ भोजन यानी अंदर ग्रहण किया हुआ भोजन एक 8 से 10 मीटर लंबी, कितनी मीटर लंबी, 8 से 10 मीटर लंबी नली से होकर गुजरता है, जिसको क्या कहते हैं, आहार नाल या पोषण नाल कहते हैं। यानी मुंह से लेकर के और कहां तक, गुदा द्वार तक। हमने आपको पाचन तंत्र के अंदर बताया था, मुंह से लेकर गुदा द्वार तक एक, अगर उसको अपने लंबा करें बिल्कुल, क्योंकि वो क्या है, कुंडलित भी है बहुत सारी जगह पे, तो कहने का मतलब अगर हम उसको मुंह से लेकर के गुदा द्वार तक सीधा करें तो एक जो रस्सी के समान संरचना बन जाएगी और उसकी लंबाई कितनी होगी, 8 से 10 मीटर लंबी। कितनी मीटर लंबी, 8 से 10 मीटर लंबी। उसके अंदर यकृत और अग्नाशय ग्रंथि नहीं आते, क्योंकि उनको मानव पाचन तंत्र के सहायक अंग कहा जाता है। क्योंकि जो अंतर ग्रहण किया हुआ भोजन है वो यकृत और अग्नाशय के अंदर जाता नहीं है, बल्कि उनके द्वारा स्रावित पाचक रसों से, उनके द्वारा स्रावित पाचक रसों से भोजन के पाचन में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तो यकृत और अग्नाशय ग्रंथि को मानव पाचन तंत्र के क्या कहा जाता है, सहायक अंग। तो वो आहार नाल का क्या नहीं है, भाग नहीं है, बल्कि उनके द्वारा स्रावित पाचक रसों से भोजन के पाचन में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तो यकृत को और अग्नाशय को क्या कहा जा सकता है, मानव पाचन तंत्र के सहायक अंग। तो हम बात कर रहे थे आहार नाल के बारे में। मनुष्य में जो हम भोजन अंदर ग्रहण करते हैं वो 8 से 10 मीटर लंबी नली से होकर प्रवेश करता है, और उस नली को क्या कहा जाता है, आहार नाल या पोषण नाल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाएगा, आहार नाल या पोषण नाल, जो मुंह से लेकर गुदा द्वार तक फैली होती है। कहां तक फैली होती है, जो मुंह से लेकर गुदा द्वार तक या मल द्वार तक फैली होती है। अब देखिए बच्चों, आहार नाल के काम क्या है, यानी आहार नाल के जो सभी अंग हैं और कुछ अन्य अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, या पाचन तंत्र के जो अंग हैं वो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, आहार नाल का निर्माण करते हैं। ये दोनों एक ही बात है। मतलब आप ये कह सकते हो आहार नाल के अंग और कुछ अन्य अंग यानी सहायक अंग जैसे यकृत और अग्नाशय ग्रंथि, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आहार नाल के काम क्या है, 3 काम है बच्चों इसके। कौन कौन से काम हो गए, आहार को सरलीकृत कर पचाना, आहार को सरलीकृत कर पचाना। नंबर 2, पाचित आहार रस का, यानी जब भोजन का पाचन बन गया और जो तरल अवस्था में आ गया भोजन, उसका क्या करना, अवशोषण करना, जो छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। छोटी आंत का जो क्षुद्रांत्र है, अग्र क्षुद्रांत्र है, उनके द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। और आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना, आहार को मुख से कहां तक पहुंचाना, मल द्वार तक पहुंचाना। ये 3 काम किसके हो गए, आहार नाल के। तो आहार को सरलीकृत कर पचाना, पाचित आहार रस का अवशोषण करना और आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आ जाता है पाचक रस। कह का मतलब करने वाला और क्या करने वाला, पाचन का कार्य करने वाला रस क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव जूस, यानी पाचक रस। तो देखो, पाचन कार्य को करने के लिए आहार नाल में पाई जाने वाली ग्रंथियां, आहार नाल में पाई जाने वाली ग्रंथियां और अन्य स्थानों पर उपस्थित ग्रंथियां यानी अन्यत्र उपस्थित ग्रंथियां क्या उत्पन्न करती है, रस उत्पन्न करती है। उस रस को क्या कहा जाता है, पाचक रस कहा जाता है। उस रस को क्या कहा जाएगा, पाचक रस। यानी पाचन कार्य को संपन्न करने के लिए आहार नाल में पाई जाने वाली या अन्य स्थानों पर पाई जाने वाली ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस को क्या कहा जाता है, पाचक रस कहा जाता है। और इन पाचक रसों में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। इन पाचक रसों में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। और ये पाचक रस विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को सरलीकृत करके उसको शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूप में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। यानी ये पाचक रस क्या काम करते हैं, रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो हमने भोजन ग्रहण किया है उसको सरलीकृत कर देते हैं, यानी बड़े अणु को छोटे अणु में तब्दील कर देते हैं और उसको शरीर द्वारा ग्रहण करने वाले
रूप में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। उसके बाद में पाचित भोजन रस, क्या चीज आ गई, पाचित भोजन रस। पाचित भोजन रस किसको कहते हैं, भोजन के पाचन के बाद बने रस को क्या कहा जाता है, पाचित भोजन रस कहा जाता है। भोजन के पाचन के बाद बने रस को क्या कहा जाएगा, पाचित भोजन रस। अब एक चीज आ गई स्वरणी पेशियां, कौन सी पेशियां, स्वरणी पेशियां। तो स्वरणी पेशियां मुंह से जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो अपनी लंबी यात्रा में विभिन्न पेशियों के संकुचन और विस्तारण, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना और विस्तारण का मतलब क्या होता है, फैलना। यानी मुंह से जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो विभिन्न, जो लंबी यात्रा तय करता है वो भोजन, तो वो विभिन्न पेशियों के संकुचन और विस्तारण से गति करता है। यानी विभिन्न पेशियों के सिकुड़ने से और फैलने से क्या करता है, गति करता है। इसके लिए आहार नाल में विभिन्न स्तरों पर यानी अलग अलग जगह पर क्या पाई जाती है, स्वरणी पेशियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्वरणी पेशियां। तो पीछे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है उसमें दिया हुआ है स्वरणी पेशियों के क्या काम है, स्वरणी पेशियों के क्या काम है। तो आहार नाल के अंदर विभिन्न स्तरों पर स्वरणी पेशियां पाई जाती है और स्वरणी पेशियों के संकुचन और विस्तारण से भोजन, पाचित भोजन रस यानी भोजन के पाचन के बाद बना रस और अपशिष्ट की गति को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो स्वरणी पेशियां कहाँ पे पाई जाती है, आहार नाल में विभिन्न स्तरों पर क्या पाई जाती है, स्वरणी पेशियां पाई जाती है। और स्वरणी पेशियों के द्वारा, स्वरणी पेशियों के संकुचन और विस्तारण से यानी कर्मानुकुंचन गति से, संकुचन का मतलब फैलना, वो सिकुड़ना, और विस्तारण का मतलब क्या होता है, फैलना। और फैलने की और सिकुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको कर्मानुकुंचन गति बोलते हैं। तो कर्मानुकुंचन गति से क्या किया जाता है, भोजन, पाचित भोजन रस और अपशिष्ट पदार्थ की गति को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ये किसके काम होते हैं, स्वरणी पेशियों के। समझ में आ गई बात। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, स्वरणी पेशियां। स्वरणी पेशियां बच्चों आहार नाल के विभिन्न स्तरों पर पाई जाती है और इनकी कर्मानुकुंचन गति से भोजन, पाचित भोजन रस और अपशिष्ट की गति को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। तो पाचन तंत्र में प्रयुक्त होने वाले अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा अंग है बच्चों, हमने आपको बताया था मुख। मानव पाचन तंत्र का सबसे पहला अंग होता है। तो आहार नाल का अग्र भाग यानी आगे का भाग कहाँ से शुरू होता है, मुख से प्रारंभ होकर किसमें खुलता है, मुख गुहा में। गुहा का मतलब होता है बच्चों खोखला भाग। गुहा जिस शब्द के भी आगे लग जाए, गुहा का मतलब आप समझ सकते हो गुफा, और गुफा क्या होती है, खोखली होती है। तो आहार नल का आगे, आहार नाल का अग्र भाग यानी आगे का भाग मुख गुहा से प्रारंभ होकर किसमें खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। यानी मुख के खोखले भाग, जैसे ये मुंह का क्या हो गया, खोखला भाग, मुख गुहा में खुलता है। ये भोजन को सबसे पहले मार्ग प्रदान करता है। यानी भोजन को सर्वप्रथम मार्ग प्रदान कौन करता है, मुख करता है। जो अग्र भाग मुख से शुरू होता है और किसमें खुलता है, ये मुंह के खोखले भाग यानी मुख गुहा में खुलता है। उसके बाद में आ गया बच्चों, मुख क्या है, एक कटोरीनुमा अंग है। यानी ऐसे ये क्या होता है, कटोरीनुमा अंग, जिसके ऊपर तो क्या पाया जाता है, कठोर तालु पाया जाता है और नीचे क्या पाया जाता है, कोमल तालु पाया जाता है। यानी ये वाला भाग क्या है, कठोर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कठोर तालु, और नीचे वाला भाग क्या होता है, कोमल तालु होता है। ठीक है। तो मुंह के अंदर चारों ओर गति कर सकने वाली क्या पाई जाती है, पेशी से निर्मित यानी पेशी से बनी हुई जीवा यानी जीभ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चारों ओर गति कर सकने वाली पेशी निर्मित जीवा पाई जाती है। और जीवा की क्या पोजीशन होती है, जीवा मुख गुहा के पृष्ठ भाग में, यानी जो सरफेस होता है मुख गुहा का, पृष्ठ भाग में आधार तल से एक संधि द्वारा जुड़ी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, आधार तल से एक संधि द्वारा जुड़ी होती है। उस संधि को क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम लिंगुअल या जीवा फ्रेनुलम। यानी मुख गुहा के पृष्ठ भाग में कौन से संधि द्वारा जुड़ी होती है, आधार तल से फ्रेनुलम लिंगुअल या जीवा फ्रेनुलम से जुड़ी होती है। कौन,
जीवा यानी जीभ। और आपको पता है भी जीवा पर क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जिससे हमें अलग अलग वस्तुओं के स्वाद का पता चलता है। क्या पाई जाती है इसमें, स्वाद कलिकाएं जीवा पर पाई जाती है, जिससे हमें स्वाद का पता चलता है। ठीक है, तो मुंह 2 मांसल होठों से घिरा हुआ होता है। किससे घिरा हुआ होता है, 2 मांसल होठों से। जैसे ये दोनों क्या हो गए, होठ। तो मुंह 2 मांसल होठों से घिरा होता है, जो मुंह को खोलने और बंद करने का कार्य करते हैं, तथा भोजन को पकड़ने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अगर होठ नहीं होते तो हम किसी चीज को नहीं पकड़ सकते थे। ठीक है, तो मुंह 2 मांसल होठों से घिरा होता है, और जो मुंह को खोलने में बंद करने का कार्य करते हैं तथा भोजन को पकड़ने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब मुंह के अंदर ऊपर व नीचे के भाग में एक एक जबड़े में, यानी प्रत्येक जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं, 16 दांत पाए जाते हैं। मुंह के ऊपर व नीचे के भाग में प्रत्येक जबड़े में कितने कितने दांत पाए जाते हैं, 16 दांत पाए जाते हैं, यानी कुल 32 दांत हो गए। ठीक है, तो सभी दांत जबड़े के अंदर एक सांचे के अंदर, यानी एक खड्डे के अंदर धसे होते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, उस खड्डे को, उस सांचे को क्या कहा जाता है, मसूड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मसूड़ा कहा जाता है। इसका मतलब अगर दांत 32 है तो मसूड़े भी कितने हो गए, 32 हो गए। ठीक है, तो सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे के अंदर स्थित होते हैं। उस सांचे को क्या कहा जाता है, गम या मसूड़ा। क्या कहा जाता है उसको, गम या मसूड़ा। तो सांचे की और यानी मसूड़े की और दांतों की इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, गर्तदंती व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गर्तदंती व्यवस्था कहा जाता है। अब मानव में द्विबारदंती व्यवस्था पाई जाती है, यानी मनुष्य में अपने जीवन काल में कितनी बार दांत आते हैं, 2 बार दांत आते हैं। इस व्यवस्था को द्विबारदंती। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मानव में दांतों की कौन सी व्यवस्था पाई जाती है, तो अलग अलग हिसाब से अलग अलग व्यवस्था हो गई। सांचे के यानी मसूड़े के और दांत की व्यवस्था के आधार पर तो हो गई कौन सी व्यवस्था, गर्तदंती। गर्त का मतलब होता है गड्ढा, गर्त का मतलब क्या होता है, और मसूड़ा एक प्रकार का क्या है, गड्ढा। उसमें दांत क्या होते हैं, फिट होते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, गर्तदंती व्यवस्था कहा जाता है। और मतलब मसूड़े की और दांत की व्यवस्था के आधार पर तो गर्तदंती होगी। और अगर मनुष्य की दांतों की निकलने की बात करें तो उसके आधार पर जो दांत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी मनुष्य में अपने जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। तो इस आधार पर हम उसको क्या कहते हैं, द्विबारदंती व्यवस्था भी कहते हैं। यानी अगर मनुष्य में दांतों की क्या व्यवस्था होती है तो आप दोनों ही लिख सकते हो, कौन सी, गर्तदंती और द्विबारदंती। अलग अलग हिसाब से अलग अलग प्रकार हो गया। तो मानव में 2 बार दांत आते हैं जीवन काल के अंदर। मानव में अपने जीवन काल में कितने प्रकार के दांत, कितनी बार दांत आते हैं, 2 बार दांत आते हैं। उनको क्या कहा जाता है, द्विबारदंती दांत व्यवस्था कहा जाता है। द्विबारदंती व्यवस्था कहा जाता है उनको। तो कौन कौन से दांत हो गए, एक तो अस्थायी दांत, यानी जिसको क्या कहा जाता है, दूध के दांत। उसको क्या कहा जाता है, दूध के दांतों की संख्या होती है 20। कितनी होती है बच्चों, 20 होती है। और दूध के दांत कहाँ तक होते हैं, जो शुरू के 3 प्रकार हैं दांतों के, वो किसकी श्रेणी में आते हैं, दूध के दांत की श्रेणी में। यानी कृंतक, रदनक और अग्रचौरणक, ये तीनों प्रकार के दांत कौन सी श्रेणी में आते हैं, दूध के दांत की श्रेणी में आते हैं। यानी ये गिर करके दोबारा आ जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जो 10 से 11 वर्ष की उम्र में गिर करके वापस आ जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है, दूध के दांत या अस्थायी दांत कहा जाता है। और दूसरे दांत कौन से होते हैं, स्थायी दांत, जो गिर करके वापस नहीं आते। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, दांतों के प्रकार के बारे में। तो दांतों के प्रकार होते हैं बच्चों 4। दांतों के कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से दांत होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नंबर 1 पे है बच्चों कृंतक, जिनको इंसिजर कहा जाता है इंग्लिश में। तो कृंतक कौन से हो गए, ये सामने के 4 दांत आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से दांत होते हैं, कृंतक। ये कौन से दांत होते हैं, कृंतक। और फिर 2 प्रत्येक जबड़े, मतलब 4 दूनी कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। एक जबड़े में 4 हो गए, तो दोनों जबड़ों में टोटल कृंतकों की संख्या कितनी होगी, 8। ठीक है बच्चों, तो ये सामने के 4 दांत होते हैं, ये कौन से होते हैं, कृंतक। इस डायग्राम के अंदर हमें एक जबड़े को ही चित्र के द्वारा बता रहे हैं। ठीक है,
डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों जबड़ों के दांत आ जाएंगे। तो करंतक, ये सामने के 4 दांत क्या कहलाते हैं, करंतक, ठीक है। और फिर इनसे आगे के 2 तेज नुकीले धारदार दांत होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, रदनक। ये जो प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है, 2, इनको क्या कहा जाता है, करंतक से आगे के कौन से हो गए, रदनक। कौन से हो गए, रदनक। करंतक सामने के 4 दांत हो गए, और उनसे आगे के जो तेज नुकीले धारदार दांत होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रदनक। तो प्रत्येक जबड़े में रदनक की संख्या कितनी, 2। तो टोटल संख्या कितनी, यानी हम बात करें किसके बारे में, करंतक के बारे में। करंतक के बारे में बात करें तो प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4, तो कुल संख्या कितनी होगी, 8। हम बात करें रदनक के बारे में, तो रदनक के अंदर प्रत्येक जबड़े में 2, तो कुल संख्या कितनी होगी, 4। हम बात करें रदनक के बाद में अगर चौरणक के बारे में, तो अगर चौरणक के बारे में बात करें तो प्रत्येक मतलब रदनक के आगे जो हम चलेंगे तो प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं ये, और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, प्रत्येक जबड़े में सॉरी प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है, 2 लेफ्ट में और 2 राइट में, टोटल 4 प्रत्येक जबड़े में। तो दोनों जबड़ों में कुल संख्या कितनी होगी, 8। यानी इनका जब आप योग करोगे तो कुल दांत कितने हो गए, 20। तो ये 20 दांत क्या होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, जो जिनको दूध के दांत भी कहा जाता है, और जो गिर करके दोबारा आ जाते हैं। और उसके बाद में कौन से दांत हो गए, उसके बाद में अलग से ही है बच्चों, चौरणक। कौन से दांत है, चौरणक। तो अगर चौरणक के आगे के जो दांत होते हैं उनको क्या कहा जाता है, चौरणक। और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है, ये 3 इधर और 3 इधर, प्रत्येक सब जबड़े में कितनी होगी, 6। और 6 दोनों जबड़ों में कितनी होगी, 12। तो दोनों जबड़ों में यानी कुल संख्या चौरणक की कितनी होगी, 12। तो 20 तो ये हो गए और 12 ये हो गए, टोटल दांत कितने हो गए, 32। यानी प्रत्येक जबड़े में संख्या कितनी होगी, 16 संख्या होगी। अस्थायी दांत कितने हो गए, 20, जो करंतक, रदनक और अगर चौरणक है। करंतक, रदनक और अगर चौरणक ये क्या होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, और चौरणक क्या होते हैं, स्थायी दांत होते हैं, जो गिर करके दोबारा नहीं आते। तो हमने आपको बताया था करंतक के बारे में, ये सबसे आगे के दांत होते हैं, इनका कार्य कैफ और करंतक, कैफ और काटना और कैफ और कुतरना। यानी करंतक काटने और कुतरने का काम करते हैं। हर बार बोर्ड के अंदर इनके काम पूछे जाते हैं। एक बार बोर्ड के अंदर करंतक के काम पूछे गए थे, एक बार बोर्ड एग्जाम के अंदर किसके पूछे गए थे कार्य, रदनक के। तो हम आपको बता दें, कैफ और करंतक, कैफ और काटना और कैफ और कुतरना। यानी करंतक क्या होते हैं, ये सबसे आगे के दांत होते हैं, यानी फ्रंट वाले दांत, ये जो आपको शुरू में 4 दांत दिखाई देते हैं, ये करंतक होते हैं। और ये किसका काम करते हैं, कैफ और करंतक, कैफ और काटना, कैफ और कुतरना, यानी काटने और कुतरने का कार्य करते हैं। और ये कब निकलते हैं, ये 6 माह के अंदर निकलते हैं। यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो 6 माह तक सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं, जो सबसे आगे के दांत होते हैं, सबसे पहले सबसे आगे के दांत निकलते हैं, और उनको क्या कहा जाता है, करंतक कहा जाता है। तो ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है, 4, और कुल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। समझ में आ गई बात। उसके बाद में हम बात करते हैं रदनक के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, रदनक के बारे में। तो ये करंतक के आगे के दांत होते हैं, और ये चीरफाड़ करने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, ये चीरफाड़ करने का काम करते हैं। और ये तीखे व नुकीले दांत होते हैं, ये तेज धारदार तीखे व नुकीले, जैसे यहाँ वाले ये दांत हो गए, ये क्या होते हैं, तीखे व नुकीले दांत। तीखे व नुकीले दांत होते हैं, और ये 16 से 20 माह में निकलते हैं। यानी 16 से 20 माह के अंदर ये क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, 16 से 20 माह में निकलते हैं। और मांसाहारी पशुओं में ज़्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि मांसाहारी पशुओं को चीरफाड़ क्या करनी पड़ती है, ज़्यादा करनी पड़ती है। उसके बाद में आ गया अगर चौरणक। कौन सा आ गया, अगर चौरणक। अगर चौरणक किसको बोलते हैं, जो रदनक के आगे के प्रत्येक जबड़े में 4-4 दांत होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, अगर चौरणक। चैफ और चबाना,
चवर्णक का मतलब ही क्या होता है? चबाना। यानी अगर चवर्णक का कार्य क्या होते हैं? ये भोजन को चबाते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं? भोजन को चबाते हैं। और ये कब विकसित हो जाते हैं? ये 10 से 11 वर्ष की उम्र में क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। 10 से 11 वर्ष की उम्र में विकसित हो जाते हैं। और इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में कितनी होती है? 4। और कुल संख्या इसकी कितनी होती है? 8 होती है। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 और कुल संख्या कितनी होती है? 8। उसके बाद में आ गया चवर्णक। तो चवर्णक, अगर चवर्णक के आगे के दांत क्या कहलाते हैं? चवर्णक कहलाते हैं, यानी मोलर्स। तो चवर्णक का काम भी क्या होता है? चबाना। चवर्णक का काम भी क्या होता है? चबाना। और ये 6 से, इनकी प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है? 6। और 6 दूनी कुल संख्या कितनी होती है? 12। 6 दूनी कुल संख्या इनकी कितनी होती है? 12। और ये 12 से 15 माह तक ये कब विकसित हो जाते हैं? 12 से 15 माह तक ये क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। तो ये थे आपके दांतों के प्रकार और मुख। मुख के अंदर हमने आपको दांतों के बारे में बताया, हमने आपको जीवा के बारे में बताया, हमने आपको मुख के बारे में बताया। ठीक है बच्चों। तो 2 नंबर पे हम पढ़ते हैं ग्रसनी। क्या पढ़ते हैं? ग्रसनी। मुख गुहा जीवा, मुख गुहा जीवा व तालू के पीछे के भाग में एक छोटी सी कुपीनुमा संरचना पाई जाती है। मुख गुहा जीवा व तालू के पीछे के भाग में क्या पाई जाती है? एक छोटी सी कुपीनुमा इस टाइप की संरचना पाई जाती है यहाँ पे, ये। ठीक है, ये इसको बोलते हैं नासा ग्रसनी। क्या बोलते हैं इसको? नासा ग्रसनी। मतलब ग्रसनी, इसको ग्रसनी बोलते हैं। और ग्रसनी कितने भागों में बंटी होती है? 3 भागों में। कितने भागों में बंटी होती है? 3 भागों में बंटी होती है। तो मैं आपको वापस बता दूं, मुख गुहा जीवा व तालू के पिछले भाग में एक छोटी सी कुपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? ग्रसनी कहा जाता है। और ग्रसनी का काम क्या है? ग्रसनी से भोजन को किस में भेजा जाता है? भोजन को ग्रास नाल में। भोजन को किस में भेजा जाता है? ग्रास नाल में। भोजन को किस में भेजा जाएगा? ग्रास नाल में भेजा जाता है। और वायु किस में भेजी जाती है? श्वास नाल के अंदर। वायु किस में भेजी जाती है? श्वास नाल में। यानी ग्रसनी के माध्यम से भोजन तो किस में जाता है? ग्रास नाल में प्रवेश करता है, यानी ग्रसिका में प्रवेश करता है। और वायु जो होती है वो किस में प्रवेश करती है? श्वास नाल में प्रवेश करती है। यानी ग्रसनी अपनी संरचना में ये सुनिश्चित करती है भी किसी भी सूरत में भोजन तो किस में नहीं जाना चाहिए? श्वास नाल में नहीं जाना चाहिए, यानी वायु वाली नलकी में नहीं जाना चाहिए। और जो वायु है वो किस में नहीं जानी चाहिए? ग्रास नाल में नहीं जानी चाहिए। तो ग्रसनी अपनी संरचना में ये सुनिश्चित करती है कि भोजन श्वास नाल में न जा पाए और वायु किस में न जा पाए? ग्रास नाल में न जा पाए। तो श्वास नाल और ग्रास नाल के मुंह ग्रसनी के नीचे की तरफ होते हैं। ग्रास नाल के और श्वास नाल के मुंह किसकी तरफ होते हैं? ग्रसनी से नीचे की तरफ होते हैं। और अग्र भाग में, आगे के भाग में तो क्या होती है? श्वास नाल होती है। और पृष्ठ भाग में क्या होती है? ग्रास नाल स्थित होती है। यानी ग्रसनी कितने भागों में बंटी होती है? 3 भागों में। ये हमने आपको जब चित्र समझाया था तब भी बताया था। ग्रसनी कितने भागों में? 3 भागों में बंटी होती है। कौन कौन से भाग हो गए? नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। या इसका एक और नाम क्या होता है? अधोग्रसनी। क्या बोलते हैं इसको? अधोग्रसनी। तो जो हम नाक से, जब हम आगे श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे दोबारा इस ग्रसनी के बारे में आपको और ज्यादा डिटेल से समझने को मिलेगा। तो नाक से जो हम वायु ग्रहण करते हैं वो नासा ग्रसनी के अंदर आती है। और मुंह से ग्रहण की हुई वायु डायरेक्ट किस में आती है? मुख ग्रसनी में आती है। यानी वायु मुंह से हम जो सांस लेंगे वो तो मुख ग्रसनी में, और नाक से जो सांस लेंगे वो किस में? नासा ग्रसनी में। अब होता क्या है कि यहाँ पे क्या पाई जाती है? कंठ ग्रसनी। 3 नंबर पे कौन सी ग्रसनी होती है? कंठ ग्रसनी होती है। तो आगे के भाग में तो क्या पाया जाता है? श्वास नली।
और पीछे के भाग में क्या पाया जाता है, ग्रास नली। जो हम मुंह से भोजन ग्रहण करेंगे वो तो किसमें जाएगा, मुख ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली के अंदर जाएगा। और जो वायु हमने चाहे नाक से ग्रहण की है चाहे मुंह से ग्रहण की है, दोनों जगह से ग्रहण की हुई वायु किसमें जाती है, मुख ग्रसनी में आती है। और मुख ग्रसनी से वायु किसमें आती है, कंठ ग्रसनी में आती है। और मैंने आपको बताया था कि ग्रास नली के, अभी बताया नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, ग्रास नली के सिरस्थ भाग पर क्या पाया जाता है, ऊतकों से बना एक पल्ला पाया जाता है। तो मुख ग्रसनी से वायु किसमें आती है, कंठ ग्रसनी में आती है। और कंठ ग्रसनी से वायु एपिग्लोटिस की सहायता से किसमें आती है, स्वर यंत्र के अंदर आती है। तो स्वर यंत्र क्या होता है वो हम कहाँ पे पढ़ेंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। तो ऊपर कौन सा हो गया, नाक से ग्रहण की हुई वायु किसमें आती है, नासाग्रसनी के अंदर। और मुख से ग्रहण की हुई वायु किसमें आती है, मुख ग्रसनी के अंदर। और तीसरे नंबर पे जो भाग होता है ग्रसनी का वो क्या होता है, कंठ ग्रसनी। कौन सा भाग होता है, कंठ ग्रसनी। तो ग्रसनी के कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। आगे श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे, नाक से ग्रहण की हुई वायु किसमें आती है, नासाग्रसनी में। मुंह से ग्रहण की हुई वायु किसमें आती है, मुख ग्रसनी में। और मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी में आती है। और एपिग्लोटिस की सहायता से वायु जो है वो किसमें चली जाती है, स्वर यंत्र के अंदर। और स्वर यंत्र में वाक्रज्जु नामक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिससे क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये जो दोनों गेट है, नासाग्रसनी और मुख ग्रसनी, इससे नीचे किसके गेट होते हैं, कौन स्टार्ट होती है बताओ, ये तो होगी अपनी कौन सी नली, श्वास नली। तो वायु जो है वो नासाग्रसनी से और मुख ग्रसनी से जो वायु है वो तो किसमें जाती है बताओ, श्वास नली के अंदर। और मुंह से ग्रहण किया हुआ भोजन किसमें जाएगा, ग्रास नली के अंदर। यानी ग्रसनी अपनी संरचना में क्या सुनिश्चित करती है कि जो वायु है वो तो किसमें प्रवेश न कर जाए, वायु तो ग्रास नली में प्रवेश न कर जाए। और जो भोजन है वो किसमें प्रवेश न कर जाए, श्वास नली के अंदर प्रवेश न कर जाए। इसके लिए ग्रसनी कितने भागों में बंटी होती है, 3 भागों में बंटी होती है, नासाग्रसनी, कंठ ग्रसनी और मुख ग्रसनी। ठीक है। तो जो ग्रसनी से नीचे की तरफ, ग्रसनी से नीचे की तरफ किसके मुंह होते हैं, श्वास नली का मुंह भी किसके नीचे की तरफ होता है, ग्रसनी से नीचे की तरफ होता है। और ग्रास नली का मुंह भी किसके नीचे की तरफ होता है, ग्रसनी के नीचे की तरफ होता है। यानी इन दोनों गेटों के अंदर जो वायु है वो तो किसमें प्रवेश करेगी, श्वास नली के अंदर। और जो भोजन है वो किसमें प्रवेश करेगा, ग्रास नली के अंदर। यानी ग्रास नली के अंदर ही जाएगा भोजन और वायु किसमें जाएगी, श्वास नली के अंदर। श्वास नली साधारण भाषा में सांस लेने वाली नल की, और ग्रास नली यानी भोजन ग्रहण करने वाली नल की। ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि ग्रसनी किसे कहते हैं। ग्रसनी मुख, गुहा, जीवा और तालु के पीछे के भाग में एक छोटी सी कुपीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी के माध्यम से भोजन किसमें प्रवेश करता है, ग्रास नाल में प्रवेश करता है, यानी ग्रसिका में प्रवेश करता है। और जो वायु है वो किसमें प्रवेश करती है, श्वास नाल में प्रवेश करती है। यानी ग्रसनी अपनी संरचना में क्या सुनिश्चित करती है कि वायु किसमें जानी चाहिए, श्वास नाल में ही जाए, और जो भोजन है वो किसमें जाए, ग्रास नाल में जाए। यानी अपनी संरचना में ये सुनिश्चित करती है भी किसी भी हालात में चाहे कुछ भी हो जाए, भोजन तो किसमें नहीं जाना चाहिए, श्वास नाल में नहीं जाना चाहिए। और जो वायु है वो किसमें नहीं जानी चाहिए, ग्रास नाल में नहीं जानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं श्वास नाल व ग्रास नाल के मुख कहाँ पे होते हैं, ग्रसनी से नीचे की तरफ होते हैं। ये हमने आपको बता दिया। भी ग्रसनी भोजन तो किसमें छोड़ देती है, ग्रास नाल में, और वायु किसमें छोड़ देती है, श्वास नाल के अंदर छोड़ देती है। तो अग्र भाग में कौन होता है, आगे के भाग में तो कौन होता है, श्वास नाल, और पीछे के भाग में कौन होता है, ग्रास नाल स्थित होती है। और ग्रसनी कितने भागों में बंटी होती है, 3 भागों में, नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, जिसका एक और नाम क्या होता है, अधोग्रसनी नाम होता है। अब ग्रसनी से नीचे की तरफ
यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे जो अमाशय से जुड़ी हो जाती है। ग्रसनी से नीचे की तरफ इसको क्या कहा जाता है, ये हमने आपको डायग्राम में भी बताया था, ग्रास नली, जिसका एक और नाम क्या होता है, गर्शिका। अब तीसरा अंग आ गया मानव पाचन तंत्र का, ग्रास नली, जिसको क्या बोलते हैं, गर्शिका भी बोलते हैं। ये संकरी यानी भीड़ी एक पेशीय नली होती है जिसकी लंबाई करीब कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। यानी ये एक संकरी पेशीय नली होती है, यानी पेशियों से निर्मित होती है, जो करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर, कहां से प्रारंभ होकर, ग्रसनी के, ये जो हमने आपको 2 नंबर पॉइंट बताया था ग्रसनी, इसके निचले भाग से प्रारंभ होकर ग्रीवा यानी गर्दन, ग्रीवा का मतलब क्या होता है, गर्दन, तथा वक्षस्थल से होती हुई मध्यपट यानी डायफ्राम, डायफ्राम भी एक पेशीय संधि होती है जो दोनों फेफड़ों को क्या करती है, आदान प्रदान करती है। यानी जो अपना डायफ्राम होता है उस पर कोण व्यवस्थित होते हैं, दोनों फेफड़े ऐसे व्यवस्थित होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, दोनों फेफड़ों को आधार प्रदान करने वाली क्या होती है, पेशीय संधि होती है। इसको डायफ्राम और हिंदी में क्या बोला जाता है, मध्यपट। तो ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर ग्रीवा तथा वक्षस्थल से होती हुई मध्यपट यानी डायफ्राम से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। ग्रसनी कहां से, ग्रास नली कहां से, ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर ग्रीवा यानी गर्दन से होते हुए तथा वक्षस्थल से होती हुई मध्यपट से निकलकर उदर गुहा यानी पेट का खोखला भाग, उसमें प्रवेश करती है। और ग्रास नली का मुख्य काम क्या है, भोजन को अमाशय तक पहुंचाना, मुख गुहा से भोजन को कहां तक पहुंचाना, अमाशय तक पहुंचाना। इसका मुख्य काम क्या हो गया, भोजन को मुख गुहा से कहां तक पहुंचाना, अमाशय तक पहुंचाना। और इसमें क्या पाई जाती है, कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रास नली के अंदर क्या पाई जाती है, कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है, जो कौन से पदार्थ का स्रावण करती है, श्लेष्मीय पदार्थ का स्रावण करती है। और श्लेष्मीय पदार्थ एक सफेद रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है, श्लेष्मीय पदार्थ, यानी सफेद रंग का चिकनाई युक्त पदार्थ होता है। और किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, ग्रास नली में पाई जाने वाली श्लेष्मा ग्रंथियां के द्वारा ये स्रावित किया जाता है। और ये श्लेष्मीय पदार्थ क्या काम करता है, ये भोजन को चीकना और लसलसा बना देता है, जिससे भोजन का पथ क्या हो जाता है, सुगम हो जाता है। और भोजन को आगे धकेलने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। भोजन को आगे धकेलने में सहायता मिलती है, इससे भोजन का पथ सुगम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या बन गया, चीकना और लसलसा बन जाता है। अब ग्रास नली में उपस्थित भित्तियां, भित्ति का मतलब होता है वॉल यानी दीवारें। ग्रास नली में उपस्थित भित्तियां जो भोजन है उसको एक विशेष प्रकार की गति प्रदान करती है, जिसको कौन सी गति बोलते हैं, कर्मानुकुंचन गति। और कर्मानुकुंचन गति का मतलब होता है फैलना और सिकुड़ना। यानी ग्रास नली की आंतरिक भित्तियों के फैलने और सिकुड़ने से भोजन को किसमें भेजा जाता है, अमाशय के अंदर भेजा जाता है। जैसे यहाँ पे कोई रोटी का टुकड़ा फंस जाता है तो हम क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। कोई जब जल्दी जल्दी अपने खाना खाते हैं तो जब यहाँ पे कुछ चीज़ फंस जाती है तो हम क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। तो या फिर ऐसे करते हैं। तो इसमें ग्रास नली के अंदर कौन सी गति होती है, ग्रास नली में उपस्थित आंतरिक भित्तियां भोजन को कौन सी गति प्रदान करती है, कर्मानुकुंचन गति प्रदान करती हैं, जिससे भोजन को क्या किया जाता है, आगे धकेला जाता है, यानी अमाशय के अंदर भेजा जाता है। उसके बाद में बात आ जाती है बच्चों ग्रास नली के सिरस्थ भाग पर। हम आपको बता रहे हैं एपिग्लोटिस, इंग्लिश का नाम है एपिग्लोटिस और हिंदी का नाम है घाटी ढक्कन। यानी ग्रास नली के सिरस्थ भाग पर, ग्रास नली के सिरस्थ भाग पर उत्तकों से बना एक पल्ला पाया जाता है। उत्तकों से बना क्या पाया जाता है, एक पल्ला पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, घाटी ढक्कन। क्या परिभाषा होती है एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन की, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन की परिभाषा होती है ग्रास नली के सिरस्थ भाग यानी ऊपर वाले भाग पर उत्तकों से बना एक पल्ला पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। और इसकी क्या भूमिका होती है, भोजन निगलने के बाद ये पल्ला क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे आपने एक पिंजरा देखा होगा, उसके अंदर जब चूहा आता है, उसके ऊपर पिंजरे के ऊपर जब चूहा आता है तो वो गेट खुल जाता है और
चूहा कहाँ पे चला जाता है, अंदर चला जाता है, और जब चूहा अंदर चला जाएगा तो वो वापस गेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये उत्तकों से बना क्या होता है, ग्रास नली के शीर्ष भाग पर उत्तकों से बना एक पल्ला होता है। जब भोजन का दबाव पड़ता है इस पर, तो ये पल्ला क्या हो जाता है, खुल जाता है। पल्ले का मतलब गेट हो गया, ठीक है। उत्तकों से बना होता है ये, और भोजन किस में प्रवेश कर जाता है, अमाशय के अंदर। और जब भोजन हम निगल जाते हैं तो ये पल्ला क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन कई बार जब हम वोमिटिंग करते हैं, उल्टी करते हैं, तो ये इस पर विपरीत दबाव पड़ता है और ये वापस क्या हो जाता है, खुल जाता है। और वोमेशन के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है जिसका पाचन नहीं कर पाए, वो कहाँ पे आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो भोजन निकलने के बाद में ये पल्ला बंद हो जाता है, और ये भोजन को किस में जाने से रोकता है, बताओ, श्वास नली में जाने से रोकता है। ये भोजन को किस में जाने से रोकता है, श्वास नली में जाने से रोकता है। तो आपके समझ में आ गया होगा एपिग्लोटिस की क्या भूमिका है। एपिग्लोटिस किसको कहते हैं, ग्रास नली के शीर्ष भाग पर उत्तकों से बना एक पल्ला पाया जाता है, जो भोजन को निगलने के बाद में ये पल्ला बंद हो जाता है और भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करता है, रोकता है। यानी भोजन को किस में जाने से रोकता है, श्वास नली में जाने से रोकता है, ठीक है बच्चों। तो चौथे नंबर पे हम आ गया बच्चों अमाशय। अमाशय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्रास नली व छोटी आंत के बीच पाए जाने वाले हैं। जैसे आपको अमाशय के बारे में बताया था, ये जो थी ऊपर ग्रास नली थी, और ये ऐसे करके जे आकार की जो संरचना बनी थी, ये क्या है, अमाशय, ठीक है। तो ग्रास नली और छोटी आंत यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, तो इनके बीच में ये जो संरचना है, ये किसकी है, बोलो, अमाशय की। ये किसकी संरचना है, अमाशय की संरचना है, ठीक है। तो ग्रास नली व छोटी आंत के बीच पाए जाने वाले पेशीय अंग को क्या कहा जाता है, अमाशय कहते हैं, यानी पेट कहते हैं। तथा ग्रास नली अर्थात ग्रास नली, ये जो ग्रास नली है, ये एक और तो ग्रसनी से जुड़ी रहती है, और दूसरी तरफ ये किस में खुलती है, एक पेशीय अंग के अंदर खुलती है। इसको क्या कहा जाता है, अमाशय कहा जाता है। यानी ग्रास नली दूसरी तरफ जिस अंग के अंदर खुलती है उसको हम क्या कहते हैं, अमाशय। और अब हम बात करते हैं, अमाशय एक पेशी निर्मित, यानी जो चीज पेशियों से बनी होती है उसकी आकृति में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। जो चीज किससे बनी होती है, पेशियों से, उसकी आकृति में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो एक पेशी निर्मित जे आकार की, ऐसे हम आपको देखें तो ये कौन से आकार की संरचना है, जे आकार की संरचना, जो ग्रास नली और ग्रहणी। ग्रहणी आपको पता है बच्चों, छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है। ये तो हो गया ग्रास नली, ये तो कौन सी नली होगी, 25 सेंटीमीटर वाली ग्रास नली। और ये छोटी आंत के कौन से भाग से जुड़ता है, ये ग्रहणी। छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग, जहाँ पे सबसे ज्यादा पाचन की क्रिया होती है, वो कौन होता है, ग्रहणी होता है। तो आगे अभी छोटी आंत पढ़ेंगे तो ग्रहणी के बारे में बताएंगे। तो ग्रहणी के मध्य स्थित होती है, यानी एक पेशी निर्मित जे आकार की संरचना है जो ग्रास नली व ग्रहणी के बीच स्थित होती है। तथा उदर गुहा में, यानी पेट का खोखला भाग, उदर गुहा में, उदर गुहा के कुछ बाईं ओर व मध्य पट के पीछे की ओर स्थित होता है। मध्य पट के बारे में आपको बताया था, डायफ्राम जिसको मध्य पट बोलते हैं, और जो दोनों फेफड़ों को क्या करता है, आधार प्रदान करता है। तो उदर गुहा के कुछ बाईं ओर और मध्य पट के पीछे स्थित होता है कौन, अमाशय, ठीक है। ये एक लचीला अंग होता है बच्चों। कौन सा अंग होता है, ये एक लचीला अंग है, जो जिसका आयतन कितना होता है, 1 से 3 लीटर। यानी हमारा पेट जो है वो 1 से 3 लीटर तक भोजन को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि इसका आयतन कितना होता है अमाशय का, तो वो कितना लीटर होता है, 3 लीटर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये एक लचीला अंग है जिसका 1 से 3 लीटर तक आयतन होता है, यानी 1 से 3 लीटर तक ये आहार क्या कर सकता है, धारित कर सकता है। इतनी इसकी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। अगर हम बात करें आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो लंबा भाग तो होता है छोटी आंत, जिसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। कितने मीटर होती है, 7 मीटर।
यानी आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर, और जिसमें से 7 मीटर, लगभग 6 से 7 मीटर कौन खा जाता है? छोटी आंत। लेकिन वो अत्यधिक कुंडलित अवस्था में होने के कारण छोटे क्षेत्र में क्या हो जाता है? व्यवस्थित हो जाता है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग आपको कोई पूछे वो तो है छोटी आंत, और आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग पूछे वो क्या है? अमाशय। अब देखिए अमाशय 3 भागों के अंदर बंटा होता है। अमाशय कितने भागों में? 3 भागों में। यहाँ पे ये जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जठरागम। इसको जठरागम क्यों बोलते हैं या कार्डियक क्यों बोलते हैं? कार्डियक का मतलब होता है बच्चों हृदय। यहाँ पे ये हृदय के नजदीक होता है, हृदय इस दिशा में मिलेगा, तो ये हृदय के क्या होता है? पास होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? और ये बाईं साइड का यानी ये बायां बड़ा भाग होता है, ये क्या होता है? कार्डियक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हृदय की तरफ पाया जाता है, इसलिए तो इसका नाम हो गया कार्डियक। अब इसका जठरागम नाम क्यों होता है? जठरागम देखो एक प्रकार का रस होता है जठर रस, वो कौन छोड़ता है? अमाशय की आंतरिक भित्ति के द्वारा एक रस का स्रावित किया जाता है, उसको कौन सा रस बोलते हैं? जठर रस बोलते हैं। ये हम भोजन का पाचन जब आपको करवाएंगे तब वहां पे आपको हम समझाएंगे कि जठर रस क्या होता है। यहाँ पे इस नाम को समझाने के लिए भी इसको जठरागम भाग क्यों बोलते हैं कि अमाशय की आंतरिक भित्ति में क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो कौन से रस का स्रावण करती है? जठर रस का स्रावण करती है। और जठर रस में मिलने के लिए भोजन यहाँ से इस भाग से आता है। आगम का मतलब होता है आना, और जठर रस में मिलने के लिए भोजन आगम होता है यानी आता है, ज्यादा मात्रा में आता है यहाँ से। तो ये हो गया बायां बड़ा भाग, जहां पर जठर रस में मिलने के लिए भोजन क्या करता है? जिस भाग से आता है वो बायां बड़ा भाग क्या हो गया बच्चों? बताओ बच्चों, वो हो गया जठरागम भाग। और इसको कार्डियक भाग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसकी तरफ होता है? हृदय की तरफ, यानी यहाँ पे क्या पाया जाता है? हृदय पाया जाता है। ये भी हम आगे आपको बताएंगे, भी हृदय के बारे में भी आपको नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे उनमें बताया जाएगा। तो कार्डियक को क्या बोलते हैं? हृदय बोलते हैं, और चूंकि ये भाग किसकी तरफ है? हृदय की तरफ, इसलिए इसको कार्डियक भाग बोला जाता है। आगम का मतलब होता है आना, यानी जठर रस में मिलने के लिए भोजन इस बाएं बड़े भाग से आता है, यानी ज्यादा मात्रा में ग्रास नली से भोजन आता है, तो ये क्या हो गया? बायां बड़ा भाग। तो कार्डियक या जठरागम भाग क्या होता है? बायां बड़ा भाग है, जहां से ग्रसिका यानी ग्रास नली से भोजन किस में आता है? ग्रास नली से भोजन किसमें प्रवेश करता है? अमाशय में प्रवेश करता है। तो आपके बात समझ में आ गई होगी। जठर कार्डियक या जठरागम भाग ये बायां बड़ा भाग होता है, जहां से अमाशय से ग्रसिका या ग्रास नली से भोजन किसमें एंट्री करता है? भोजन किसमें एंट्री करेगा? अमाशय में प्रवेश करता है। तो ये बायां बड़ा भाग क्या कहलाएगा? कार्डियक या जठरागम भाग कहलाएगा। ठीक है। अब आपको पता है जब भोजन यहाँ पे आ गया तो जठर रस में मिल गया भोजन जठर रस युक्त हो गया कि नहीं हो गया? भोजन क्या हो गया? जठर रस युक्त हो गया। अब बात करते हैं जठर निर्गमीय भाग। निर्गम का मतलब होता है, आगम का मतलब आना और निर्गम का मतलब जाना। आगम आना, निर्गम का मतलब जाना। यानी अब भोजन यहां से जठर रस युक्त भोजन क्या होगा? निर्गत होएगा। क्या होएगा? निर्गत, यानी बाहर निकलेगा। तो ज्यादा मात्रा के अंदर तो आता है, लेकिन कुछ भोजन का भाग किसमें स्टॉक रह जाता है? अमाशय के अंदर स्टॉक रह जाता है। और कम मात्रा में भोजन क्या होता है? छोटी आंत के अंदर जाता है। यानी बाएं बड़े भाग से तो भोजन ग्रास नली से किसमें प्रवेश करता है? अमाशय में आता है। और दाएं और छोटे भाग से भोजन किसमें जाता है? छोटी आंत के अंदर जाता है। तो ये दायां और छोटा भाग क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बच्चों जठर निर्गमीय भाग। क्या कहलाएगा? जठर निर्गमीय भाग। तो बायां और बड़ा भाग जहां से ग्रास नली से भोजन अमाशय के अंदर प्रवेश करता है, वो बायां और बड़ा भाग क्या कहलाएगा? जठरागम भाग कहलाएगा। ठीक है।
या इसको कार्डियक भाग बोलते हैं, क्योंकि ये किसकी तरफ पाया जाता है, हृदय की तरफ पाया जाता है। और दाहिना और छोटा भाग जहां से अमाशय से भोजन किसमें प्रवेश करता है, छोटी आंत के अंदर प्रवेश करता है। यानी ये अमाशय का दाहिना और छोटा भाग हो गया, जो किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत से जुड़ा होता है। और ये जो बीच वाला भाग हो गया, इस भाग को क्या बोलते हैं, फंडिश या फंडस भी बोल सकते हो आप, फंडिश भाग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, फंडिश भाग। यानी ये कार्डियक और जठर निर्गमीय भाग के बीच का भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, फंडिश भाग कहलाता है। क्या भाग, कौन सा भाग कहलाएगा, फंडिश भाग। तो आपके समझ में आ गया कि जो अमाशय होता है वो कितने भागों में बंटा होता है, 3 भागों में। कौन कौन सा, कार्डियक या जठरागम भाग, ये बायां बड़ा भाग है जहां से ग्रास नली से भोजन किसमें आता है, अमाशय के अंदर प्रवेश करता है। दूसरा भाग जठर निर्गमीय भाग, ये अमाशय का दाहिना और छोटा भाग होता है जहां से अमाशय से भोजन किसमें आता है, छोटी आंत के अंदर आता है। और फंडिश भाग ये दोनों उपरोक्त वर्णित दोनों के बीच का भाग होता है, जिसको क्या कहते हैं, फंडिश भाग। इसके अलावा अमाशय के अंदर 2 प्रकार की क्या पाई जाती है, अवरोधनी पेशियां पाई जाती हैं, अर्थात 2 प्रकार की सुरणी पेशियां पाई जाती हैं। हमने आपको बताया था आहार नाल के अंदर अलग अलग स्तरों पर क्या पाई जाती है, सुरणी पेशियां पाई जाती हैं, जो भोजन, पाचित भोजन रस और अपशिष्ट की गति को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो अमाशय के अंदर भी क्या पाई जाती है, 2 प्रकार की अवरोधनी पेशी यानी सुरणी पेशियां पाई जाती हैं। अवरोध का मतलब होता है बच्चों रोकना, अवरोध का मतलब रोकना। तो क्या क्या नाम है इन अवरोधनी पेशियों के, सबसे पहले बच्चों ग्रास नलिका अवरोधनी पेशी। कौन सी पेशी, ग्रास नलिका अवरोधनी पेशी। सबसे पहले कौन सी पेशी है, ग्रास नलिका अवरोधनी पेशी। तो ये कहां पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। ये किस किस को जोड़ती है, ग्रास नली व अमाशय को विभाजित करती है। ये किसको विभाजित करती है, ग्रास नली व अमाशय को विभाजित करती है, यानी ये यहाँ पे मिलेगी लगभग, ठीक है। तो ग्रास नली व अमाशय को क्या करती है, ये विभाजित करती है। और अमाशय के अंदर जो भोजन आ जाता है उसको वापस ग्रास नली व ग्रसनी में जाने से रोकती है। तो ग्रास नलिका अवरोधनी पेशी जो ग्रास नली और अमाशय को क्या करती है, विभाजित करती है। और अमाशय से जो जठरसयुक्त भोजन है उसको वापस ग्रास नली और ग्रसनी में जाने से रोकती है। यानी भोजन अगर आ गया तो इसको वापस ग्रास नली में और ग्रसनी में नहीं जाने देगी। कौन सी पेशी है वो है ग्रास नलिका अवरोधनी पेशी, ग्रास नलिका अवरोधनी पेशी। उसके बाद में है बच्चों जठर निर्गमीय अवरोधनी पेशी। ये किस किस को विभाजित करती है, छोटी आंत को और अमाशय को विभाजित करती है। यानी ये यहाँ पे मिलेगी बेसिकली, कहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पे तो कौन सी मिल गई, ग्रास नलिका अवरोधनी पेशी, ग्रास नलिका अवरोधनी पेशी, ग्रास नलिका अवरोधनी पेशी। और यहाँ पे कौन सी मिल गई, यहाँ पे मिल गई जठर निर्गमीय अवरोधनी पेशी, जो जठरसयुक्त भोजन को छोटी आंत में प्रवेश, छोटी आंत के अंदर प्रवेश को क्या करती है, नियंत्रित। भाई जठरसयुक्त भोजन है वो छोटी आंत में कितना जाना चाहिए, इसका कंट्रोल कौन करती है, जठर निर्गमीय अवरोधनी पेशी करती है। कौन करती है, जठर निर्गमीय अवरोधनी पेशी। तो आपके समझ में आ गया होगा, ग्रास नलिका अवरोधनी पेशी ये अमाशय को और ग्रास नली को विभाजित करती है, और ये अमाशय से भोजन को ग्रसनी व ग्रास नली में जाने से रोकती है। और ये जठर निर्गमीय अवरोधनी पेशी किस किस को विभाजित करती है, छोटी आंत को और अमाशय को विभाजित करती है। और ये अमाशय से जठरसयुक्त भोजन को जो छोटी आंत के अंदर भोजन जाना है उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है। छोटी आंत के अंदर जो भोजन प्रवेश होना है भी वो कितनी मात्रा में होना चाहिए उसका कंट्रोल कौन करता है, जठर निर्गमीय अवरोधनी पेशी करती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका चौथा पार्ट हो गया, चौथा अंग हो गया कौन सा, अमाशय। उसके बाद में आएगा आपके छोटी आंत।